नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। रीटा बहुगुणा जोशी लगभग 24 साल की राजनीतिक करियर के बाद आज कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। एक वक्त पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रहने वाली रीटा बहुगुणा जोशी ने कहा कि राहुल गांधी ने जब खून की दलाली कह दिया वीरों की शहादत को, तो उन्हें ठेस पहुंची और उन्होंने यह तय किया कि अब वो बीजेपी में चली जाएंगी। सर्जिकल स्ट्राइक्स पर देश को नाज हो रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसका मजाक उड़ा रही थी, उस पर सवाल खड़े कर रही थी। ये नागवारा कहते हुए रीटा बहुगुणा जोशी ने आज बीजेपी का हाथ थाम लिया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रीटा बहुगुणा जोशी अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ मंच पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है। लेकिन इन्हीं के बीच एक सवाल यह भी है कि रीटा का हाथ अगर बीजेपी के साथ, तो क्या ऐसे बागियों के ही भरोसे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव की वैतरणी को पार करने के बारे में सोच रही है? और इन्हीं सवालों के साथ यह सवाल भी कि क्या कांग्रेस पार्टी को वाकई रीटा बहुगुणा जोशी के जाने से बहुत बड़ा नुकसान होगा या फिर बीजेपी को फायदा? लौट रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सियासत कहीं की भी हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप भी इन तस्वीरों को देखकर चौंकिए मत। बस खालिस देसी राजनीति की चाल देखिए। कल तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस की सबसे कद्दावर नेताओं में से एक रीटा बहुगुणा जोशी ने आज दशकों तक धुर विरोधी रही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। यहाँ सवाल बीजेपी के लिए है कि क्या बागियों के बूते ही पार्टी उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने की सियासी योजना पर काम कर रही? क्या दूसरी पार्टी के बड़े नेताओं को अपने खेमे में मिलाकर ही पार्टी यूपी में सत्ता का ख्वाब देख रही है? नई पार्टी की सदस्यता हासिल करने की प्रक्रिया को पूर्ण और सहज बनाने के लिए खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और बीजेपी के मीडिया प्रभारी श्रीकांत शर्मा मौजूद थे। अपना हाथ बीजेपी के साथ देते ही रीटा के सुर भी बदल गए। राहुल में खोट नजर आने लगा, बीजेपी वजनदार दिखने लगी। कि जब से सोनिया जी ने बैक स्टेज लिया है और राहुल गांधी जी हर निर्णय के मध्य में हैं और प्राय पूरी पार्टी वही चला रहे हैं, उपाध्यक्ष हैं पार्टी के, मेरे जैसे आज जितने भी सीनियर लीडर्स हैं अधिकांश जान रहे हैं कि उनकी भूमिका कम हो गई है और नेताओं की ज़्यादा उनसे सलाह मशवरा नहीं होता है। तो सोनिया जी सबको लेके चलती थी, भावना जानती थी पार्टी की। दुर्भाग्यवश अभी राहुल जी वैसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी स्वीकार्यता नहीं हो पा रही है। भविष्य में क्या हो मैं नहीं कह सकती। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो अहद उठाया है आतंकवाद से लड़ने के लिए और जो पाकिस्तान की जो मंसूबे हैं उनको परास्त करने के लिए, ये लड़ाई और ये संघर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीटा बहुगुणा की नई सियासी पारी को कांग्रेस अवसरवादिता के आईने से देख रही है। इससे पहले बीएसपी के बेहद कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी अगस्त में बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सिर्फ मौर्य ही नहीं, बल्कि बीएसपी के ही ब्रजेश पाठक भी अगस्त में बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इस सियासी अदला बदली के पीछे मकसद भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि रीटा बहुगुणा जोशी और ब्रजेश पाठक के भरोसे बीजेपी ब्राह्मण वोटों को साधना चाहती है, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बूते ओबीसी वोटों पर बीजेपी की नजर है। इंतजार 2017 विधानसभा चुनाव का है, जब चुनावी नतीजों से पता चलेगा कि बागियों पर भरोसा बीजेपी के लिए कितना कारगर रहा। दिल्ली से मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। श्रीकांत शर्मा जी राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधींद्र भदौरिया साहब बीएसपी से जुड़ रहे हैं। नावेद सिद्दीकी जी समाजवादी पार्टी की तरफ से और मीम अफजल जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले श्रीकांत शर्मा जी आपके पास आते हुए, वही जो हमने नाम दिया है कार्यक्रम का, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी बागियों भरोसे उत्तर प्रदेश पर नजर रख रही है? सवाल यह है कि मांझी हो बिहार में, किरण बेदी हो दिल्ली में, ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जिनको आप दूसरी तरफ से लाए पर काम ना आए। फिर क्या सोच है? देखिए अंजना जी, उत्तर प्रदेश बीजेपी का एक बहुत बड़ा गढ़ है। अगर आप देखें 2014 के लोकसभा चुनाव में तो 73 सांसद हमारे से वहां से जीत कर आते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से जब किसी के सेंटीमेंट हर्ट होते हैं, अगर आप रीटा जी की अगर बात करें तो पूरे देश के अंदर हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम को लोग सैल्यूट कर रहे थे, लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। और जब
वहीं पर जब देश का सेंटीमेंट है कि भाई अब आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो निर्णायक मोड में है, भारत की सरकार ने दुनिया को ये संकेत दे दिया है कि अब हम सॉफ्ट स्टेट नहीं है, अगर हम पर दुश्मन प्रहार करेगा तो उसके घर में जाकर दुश्मन को हम करारा जवाब देंगे, सबक सिखाएंगे। तो यहाँ हौसला बढ़ा हुआ था आर्म फोर्सेस का, उनके परिवारों का। वहीं पर दुनिया के अंदर हमने ये मैसेज दिया, दुनिया के तमाम दिग्गज देशों ने भारत की इस जो हमारी प्रतिक्रिया थी, जो सर्जिकल स्ट्राइक था, उसको सपोर्ट किया कि संप्रभुता पर अगर कहीं कोई प्रहार करेगा तो भारत को जवाब देने का अधिकार है। और वहीं पर जब कांग्रेस के युवराज खून की दलाली की बात करते हैं, खून की दलाली की बात करते हैं, तो ये सेंटीमेंट लोगों का हर्ट होता है। तो श्रीकांत जी, आप ये कह रहे हैं कि रीटा बहुगुणा जोशी जी, जो कि लंबे वक्त से कांग्रेस पार्टी की हर बात, मौत का सौदागर से लेके हर बात को डिफेंड कर रही थी, खून की दलाली पर अचानक इतना हर्ट हो गई कि उन्होंने आप लोगों को फोन कर दिया। किसको फोन किया? अंजना जी, हाँ। मौत का सौदागर आप एक व्यक्तिगत रूप से ले सकते हैं, उन्होंने मोदी जी के लिए कहा, लेकिन खून की दलाली आपने तो सेना का अपमान कर रहे हैं, सेना के जो परिवार है उनका अपमान कर रहे हैं, शहीदों का आप अपमान कर रहे हैं। तो आप एक व्यक्तिगत तौर पर ठीक है, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होता है, हाँ। लेकिन जो देश की आवाज है, ये सेना मेरी और आपकी नहीं है, ये सेना देश की है। और जब देश की सेना के बारे में अगर कोई बहुत निचले स्तर की टिप्पणी करता है तो निश्चित रूप से क्रॉस द पार्टी लाइन लोगों में आक्रोश है। कुछ लोगों में इतनी ताकत है कि उन्होंने अपने आक्रोश का प्रकटीकरण किया। तो आप राष्ट्रीय सचिव हैं श्रीकांत जी, आप जानते होंगे, मतलब क्या उन्होंने पहले फोन किया? अंजना जी, ये तो निश्चित रूप से कोई आप समझती हैं, आप भी तो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी समझती हैं पॉलिटिक्स में, निश्चित रूप से हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले हुए हैं। और एक रीता जी तो यहाँ पर आ गई, एक और एमएलए थे इनके, एक जिन्होंने राहुल जी के बारे में जो शब्द कहे, मैं तो नहीं बोलना चाहता, जो शब्द कहा और उसको उन्होंने पार्टी से निष्कासित कर दिया। तो ये तो आक्रोश का प्रकटीकरण है। कुछ लोगों ने शब्दों में किया है, कुछ लोगों ने पार्टी को छोड़कर दूसरी भाजपा का दामन थामकर अपना आक्रोश का प्रकटीकरण किया है। अपना आक्रोश दिखा रहे हैं नावेद सिद्दीकी जी, ऐसे नेता। भारतीय जनता पार्टी के तो दरवाजे खुले हैं। सिद्दीकी साहब। अंजना जी, अभी अपने प्रोग्राम में सबसे पहले जो आपने शुरुआत की, उसमें सबसे पहले रीटा जी का जो बयान आपने सुनाया, वैसे हमें कोई हक नहीं बनता किसी को कि दूसरे दल का कौन कहाँ जा रहा है, हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपने जो दिखाया, जो बाइट सुनाई, और उसमें रीटा जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि सोनिया जी जब थी तो सोनिया जी सबको सम्मान देती थी, मुझे भी दिया, और जब से वो बैक स्टेज गई हैं, राहुल जी ने जब से संभाला है, तब से वो लोगों से, सीनियर, हम जैसे सीनियर लीडर से राय नहीं लेते हैं। तो ये एक कैरेक्टर शो करता है कि जब से सोनिया जी बीमार हुई, उनकी तबीयत अचानक बीच में खराब हुई, और आपको इतना सम्मान उन्होंने दिया था, प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाया था, आपने खुद कबूल किया कि आपको कितना सम्मान देती थी, और जब कोई शख्स बीमार हो गया तो आप उसको छोड़ करके चली गई। क्या कल आप मोदी जी बीमार हो जाए तो मोदी जी को छोड़ के नहीं चले जाएंगी आप? अमित शाह साहब को नहीं छोड़ देंगी? ये आपका कैरेक्टर है। इस आदमी पॉलिटिकल हो लेकिन उसका कैरेक्टर भी स्ट्रांग होना चाहिए। श्रीकांत जी सहमत नहीं आपसे? समझती है। श्रीकांत जी जवाब दीजिए। देखिए जना जी, मैं जो अपने घर को नहीं संभाल सकते वो दूसरों के घरों के बारे में टिप्पणी करते हैं। भाई शीशे के घर में रहने वाले दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। कुनबे को संभालो जनाब, सूबे की जो जनता है वो त्रस्त है, आप अपने लड़ाई झगड़े में मस्त हैं। अभी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर, मैं सुन रहा था, पूछ रही है जनता आपसे जवाब। अंजना जी, ऐसा है सिद्दीकी साहब, सर्जिकल स्ट्राइक में तो देश की सेना को हम सलाम करते हैं, सलूट करते हैं, लेकिन चर्चा में नहीं जाता। सिद्दीकी साहब, आपको बहुत गंभीरता से लोगों ने सुना है। मेरी अपेक्षा है कि जब अंजना जी मुझसे सवाल पूछ रही तो मैं अपने सवाल का जवाब दे दूं। 2017 के चुनाव में उतरेंगे, ये क्या कहता है? आपके यहाँ जो डिबेट हुई थी, जो आपके यहाँ जो पोल सर्वे हुआ था, अंजना जी आप, अरे भाई सिद्दीकी जी, आपसे पूछ लिया, आप जवाब देने की बारी मेरी है। उसमें क्या हुआ था? उसमें हुआ था कि क्या ये हमारा जो सर्वे है, इसमें हम पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद फायदा होने। एक सेकंड सिद्दीकी साहब, हम भटक जाएंगे सर। आपने कहा है कि अगर उन्होंने बीमार होने के बाद, उम्र बढ़ने के बाद सोनिया गांधी का साथ छोड़ दिया तो ऐसे यहाँ भी कर सकती हैं, तो इस पर वो जवाब दे रहे हैं। सुन लीजिए ना, फिर सुधींद्र जी जुड़ गए जी। अंजना जी, जो अपने घर को नहीं संभाल सकते, 2012 के चुनाव में घर पे कहाँ आ गए आप किसी के? आप हमारे सुन लो भाई,
दर्द। अरे भाई आप घर पे ना जाइए श्रीकांत। अरे घर पे क्यों नहीं जाएंगे? आपने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया। आपने अपने घर की चिंता की, परिवार की चिंता की, आपने सूबे को आपने अपराधियों के हवाले छोड़ दिया और आप कहते हैं कि आपके परिवार की परिवार पर हम टिप्पणी ना करें। आपको इज्जत दे रहा है तो आप उसको छोड़ करके चले जाएंगे जब अरे भाई आप प्रवचन मत कीजिए। ठीक है, एक सेकंड भाई बोलने का अधिकार सबको है। ठीक है, ये समाजवादी पार्टी की पंचायत नहीं है। आज तक पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। हो चुकी भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अगर आपको नॉन स्टॉप बोलना है तो आप बोलते रहिए। आपको लगता है कि ज्यादा बोलकर आप इस चर्चा को जीत सकते हैं? आपके लोगों के दिलों को तो आप श्रीकांत जी जवाब दें। सिद्दीकी साहब थोड़ा सा रुक जाए, मुझे सुधींद्र भदौरिया साहब के पास भी जाना है जल्दी से। श्रीकांत शर्मा जी जवाब दीजिए, स्पेसिफिक जवाब प्लीज। सिद्दीकी साहब एक सेकंड सर प्लीज। चर्चा आप जीतिए, चुनाव श्रीकांत शर्मा जी। सिद्दीकी साहब मेरा आग्रह है कि थोड़ा सुनने का पेशेंस रखिए प्लीज। अंजना जी, जो पार्टी अपने घर को नहीं संभाल पाती, जो पार्टी सूबे को नहीं संभाल पाती, जिस तरह से गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, जो दोनों हाथों से अखिलेश बाबू ने 4.5 साल तक सूबे को लूटने का काम किया है, खनन माफिया वहां है, भू माफिया वहां है, अपराधियों के हौसले इतने बड़े हुए हैं कि वो सवार बाग के अंदर। एक सेकंड नहीं, अफसोस की बात नहीं है क्या सुनने का? अफसोस की बात समाजवादी पार्टी के लिए है जिस तरह की परिस्थिति सिद्दीकी साहब है कि एक परिवार और उसकी लड़ाई में पूरा उत्तर प्रदेश की घड़ी रुकी हुई है। सुधींद्र भदौरिया साहब आपके पास आते हुए, सुधींद्र भदौरिया साहब क्यों गई रीटा बहुगुणा जोशी बीजेपी में? जी उनके देखिए, ये तो रीता जी ही बतला सकती हूँ वो क्यों गई हैं। हाँ। और जैसा कि मैंने बहस के अंदर सुना है कि वो अपने कुछ निजी राग द्वेष के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ी है, पर मैं इसके एक राजनीतिक संदर्भ पर कुछ चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा। इस देश के अंदर कुछ इतिहास रहा है जिसमें जयचंदों और मीर जाफरों का बहुत लंबा इतिहास रहा है और उन लोगों ने इस देश का बहुत क्षति भी की है। और ये जयचंद और मीर जाफर देश के ही अंदर नहीं होते हैं, पार्टियों के अंदर भी होते हैं। पर मैं एक चीज आपको बतला दूं, उनको गद्दार की संज्ञा दी जाती है। और दिल्ली के चुनाव में और बिहार के चुनाव में हमने देखा था कि यहाँ से कृष्णा तीरथ से लेके कई अन्य लोग भी गए थे। कृष्णा तीरथ भी गई थी और उनके साथ आम आदमी पार्टी के, ये तो कांग्रेस पार्टी की लीडर थी, मंत्री थी, बहुत बड़ी, रीता जी से भी बड़ी मंत्री थी। और यहाँ पर 3 विधायक कुल भारतीय जनता पार्टी के जीते। इसी तरह से मैं बिहार में कहना चाहता हूँ, बिहार के अंदर इन्होंने मांझी को शामिल करवाया और इसके साथ साथ अन्य कुशवाहा वगैरह वगैरह कई लोग ले गए बिहार में भी। असल में भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन का अभाव है, लोग नहीं है, उधार लोग चाहिए। जैसे भी लोग मिले, जहां से भी मिले, इनके कार्यकर्ता, इन पर कार्यकर्ता। छोटा सा जवाब श्रीकांत जी, छोटा सा जवाब श्रीकांत जी, छोटा सा जवाब। उधार पर आप लोगों को लाते हैं, गद्दारों को शामिल करते हैं। देखिए अंजना जी, आपके दोनों पैनलिस्टों की जो नाराजगी है वो स्पष्ट दिख रही है कि नीचे से जमीन खिसक चुकी है। जो बदलाव चाहते हैं उत्तर प्रदेश में वो टकटकी लगाकर भाजपा की तरफ देख रहे हैं। जो जमीन पर लोग हैं वो भाजपा की तरफ आ रहे हैं, बड़े नेता भी आ रहे हैं और नीचे से तो पूरी तरह से सपा साफ है, बसपा हाफ है, कांग्रेस का अरे सिद्धू का भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में एक पॉलिटिकल डस्टबिन बन के रह गई। साहब आप कह रही हैं कि भदौरिया साहब सुनने का पेशेंस आप में भी नहीं है। आप क्या, अरे सुन लो ना भैया, इसका भी जवाब दे दीजिए। सिद्धू कहाँ गए? अरे सुन तो लो। सिद्धू कहाँ गए उसका जवाब अरे सुन लो भाई। पत्नी कह रही कि आपके लोग, मंत्री लोग ड्रग के धंधे बोलना है तो बोलते रहो। आपको लगता है कि आपके बोलने से आप चर्चा में जीत जाओगे? जनता में तो आपको हाथ का मुंह देखना पड़ेगा। अंजना जी, ये भारतीय अगर आपको मुझे अपनी बात, तो क्या बागियों भरोसे है बीजेपी? बहुत दिलचस्प है क्योंकि आज जब संजय सिंह ने हमला किया रीटा बहुगुणा जोशी पर, तो पिता का भी जिक्र किया हेमंती नंदन बहुगुणा का और भाई का भी जिक्र किया विजय बहुगुणा जोशी का, और कहा कि उत्तराखंड में जैसे कांग्रेस को उन्होंने तोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए, वैसा ही बहन भी कर रही है। तो हमें इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन चुनाव में अगर रीटा बहुगुणा जोशी का जो परफॉर्मेंस रही है उस पर नजर डालें तो बहुत कुछ वो कर नहीं पाई, क्योंकि पिछले असेंबली चुनाव में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की वो अध्यक्ष थी, लेकिन 403 में से सिर्फ 28 सीटें कांग्रेस पार्टी की झोली में आई थी। सुनते हैं राज बब्बर ने किन शब्दों में उनके इस बदलाव पर हमला किया है। बीजेपी का एक सूत्रीय कार्यक्रम है दगाबाजों की फौज इकट्ठी करना। जहां तक सवाल है
रीता बहुगुणा जोशी जी का जो ऐतिहासिक घटना में ये जो शरीक हुई हैं, अब तो बीजेपी ही इसकी सवाल का जवाब देगी कि कहां से गुजर के ये कहां आई हैं और किस तख्त पर बैठकर इन्होंने फूल दिए हैं और लिए हैं। अब कल वो पार्टी जो है अगले चुनाव में अब शायद हो सकता है किसी और पार्टी के मंच पर ये जाकर चुनाव लड़ेंगी। दरअसल लखनऊ कैंट से विधायक रीटा बहुगुणा जोशी रह चुकी हैं और वहां से अगर ये उतरती तो इस बार माना जाता कि मुलायम सिंह यादव की तरफ से उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव को फील्ड किया जाता, मुश्किल वहां की रहती। लेकिन एक और सर्जिकल स्ट्राइक के साथ बड़ी बात कही है रीटा बहुगुणा जोशी ने, जिस पर ब्रेक के बाद हम चर्चा करेंगे। उसने कहा है उन्होंने कि राहुल गांधी अपने मां की तरह नेतृत्व नहीं दे पा रहे, उस लेगेसी को आगे नहीं ले जा पा रहे। तो क्या ये राहुल गांधी की कमजोर नेतृत्व पर सीधे सीधे एक सवाल है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता का इंतजार है, उनसे अभी तक संपर्क नहीं हुआ है। जैसे वो आते हैं उनसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, लेकिन इस बीच सवाल आपसे मेरा श्रीकांत शर्मा जी ये है कि 10% ब्राह्मण वोट। अब सवाल ये है कि देखिए कितना भी दिल आहत हुआ हो, सब जानते हैं कि रीटा बहुगुणा जोशी भी कुछ ऐसे अचानक बीजेपी के लिए उनके इमोशंस तो जागे। मैं तो ये सोच के मुश्किल में पड़ी हूं कि आगे से सामने लिखा रहेगा रीटा बहुगुणा जोशी और वहां नीचे कांग्रेस नहीं बीजेपी होगा, तो दर्शक इसे कितना पचा पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि रीटा बहुगुणा जोशी को शामिल करके आपने क्या हासिल किया। माना जा रहा है कि लखनऊ कैंट सीट वो बचा ले, वहां पर वही उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती। दूसरी तरफ चाहे किरण बेदी हो, किरण बेदी से लेकर मांझी हो, उसका जवाब आपने दिया नहीं, क्योंकि इन लोगों को शामिल करके बहुत फायदा तो हुआ नहीं आपको पहले, लेकिन आपकी वो स्ट्रैटेजी बीजेपी अध्यक्ष आगे ले जा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए अंजना जी, आपने एक अच्छा सवाल पूछा है। देश में लोकतंत्र है, लोगों को अपनी इच्छा से, अपनी योजना से, जहां उनका मन है किसी पार्टी के साथ जाने का अधिकार है। हाँ। उसमें कहीं किसी की कोई रोक टोक किसी को नहीं है, और ये लंबे समय से चलता रहा है। कोई रीता बहुगुणा जोशी कोई पहली और आखिरी सदस्य नहीं है जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी हो और भाजपा का दामन थामा हो। उत्तर प्रदेश में ये क्रम बदस्तूर जारी है और रीता जी ने बीजेपी को ज्वाइन किया है, लेकिन दर्द सपा और बसपा के जो प्रवक्ता हैं उनके अंदर आपको दिखाई देने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने कांग्रेस की सपोर्ट से लूटने का काम किया है। अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए लोगों ने 2012 में मायावती जी को रिजेक्ट किया था और अखिलेश यादव को चुना था, लेकिन उसी भ्रष्टाचार और अपराध को आगे बढ़ाने का काम अखिलेश यादव ने किया। तो लोग त्रस्त हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। जो जमीन पर लोग हैं उनको लग रहा है कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस वहां लड़ाई नहीं लड़ सकती। ठीक है, क्योंकि राहुल के जो बयान है, राहुल के जो बयान है वो देश के सेंटीमेंट से बिल्कुल अलग उनके बयान आते हैं। तो उनको लगता है, जिनको लगता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में ये देश तरक्की कर सकता है, देश का स्वाभिमान, देश का सम्मान दुनिया में बढ़ाने का काम मोदी की सरकार ने किया है, तो लोकतंत्र में लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार है। ठीक है सुधींद्र जी, एक सेकंड रुक जाए सर, एक सेकंड रुक जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को सीधा नुकसान हुआ है। एक सेकंड सर, एक तरफ जनता खाट लूट रही है, दूसरी तरफ बीजेपी रीटा लूट रही है। तो मीम अफजल जी से अगला सवाल बनता है, उनसे कम से कम एक सवाल कर लेने दीजिए। मीम अफजल जी, क्या ये सीधे सीधे राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल नहीं है? क्योंकि राहुल गांधी की वजह से बड़े नेता यूपी में उनका दम घुट रहा है, ये कहा है रीटा बहुगुणा जोशी ने। देखिए अंजना जी, मैं ज़रा देर से आया, चूँकि टेक्निकल टीम नहीं पहुंच पाई थी। मुझे ज़रा सा ज़्यादा वक्त दे दीजिए, जवाब दे, और मैं इस सारी चीज़ों का एनी, जिसको कहते हैं ना, आई विटनेस भी हूँ। देखिए 25 तारीख, 23 और 25 तारीख तक में सबसे पहली यात्रा हुई उत्तर प्रदेश में, जो दिल्ली से शुरू हुई थी, जिसमें गुलाम नबी आज़ाद साहब, शीला दीक्षित जी, प्रमोद तिवारी जी, संजय सिंह जी थे, उसके अंदर मैं भी था, और हमारे साथ रीता जी ने भी वो ज्वाइन किया था। पहला तो मैं सिर्फ ये बता दूं कि 3 दिन तक मैं उनके साथ रहा और उनकी तमाम गुफ्तगू मैं सुनता रहा। कभी एक बार भी मुझे एहसास नहीं हुआ कि उनको राहुल गांधी की क़यादत पर कोई शुबा है। दूसरी बात, उसके बाद दूसरी यात्रा शुरू हुई, जो शीला दीक्षित जी की एक यात्रा थी और एक राज बब्बर जी की यात्रा थी। उनको बाकायदा शीला जी के साथ रखा गया और उन्होंने खुद मुझसे कहा कि शीला जी के साथ एक खातून का होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं उनके साथ रहूंगी। ठीक है, नहीं फिर ये घटना घटी कैसे? मैं ये सब मैं समझ गई यात्रा। ठीक है, फिर ये घटना घटी कैसे? हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ।
उसके बाद राहुल जी की जो यात्राएं हुई, उसके अंदर भी वो मुसलसल नजर आई। लखनऊ की यात्रा में खुली जीप के अंदर वो खुद तशरीफ फरमा थी। ये सब तो हमने बाकायदा उनके नारे भी उसका हल क्या हुआ जनाब, ये बताइए। मीम साहब, सब चीजें मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आगे आ रहा हूँ। इस दौरान में मैंने एक बार उनसे बातचीत में ये एहसास किया, जिसका जिक्र आज गुलाम नबी आजाद साहब ने अभी किया है अपनी बाइट में। उन्होंने कहा कि कैंट की सीट पर चूंकि मुलायम सिंह जी अपनी दूसरी बहू को खड़ा कर रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूंगा। मैं कम से कम एक बात कह सकता हूं रीता जी के बारे में कि मुझे यह शुबा बिल्कुल भी नहीं था कि वो बीजेपी में जा सकती हैं, कभी मैंने सोचा भी नहीं था। और अभी 2 रोज पहले जब इनके जाने की खबर आई तो मैंने एक चैनल पर यह कहा था कि मुझे पूरा यकीन है वो नहीं जाएंगी। और वो मैंने इसलिए नहीं कहा था कि मैं कांग्रेस में हूं, वो भी कांग्रेस में, बल्कि मैं उनके विचार सुनता था। वो मेरे साथ इनसे हमारी पार्टी की प्रवक्ता भी रही हैं। तब तो सर आपको और भी परेशानी की बात है ये कांग्रेस की बात करती थी। तब जिस तरह भारतीय मीम अफजल साहब, तब तो ये और भी बड़ी परेशानी है, क्योंकि देखिए उनकी नीयत खराब नहीं थी। आप पहुंच नहीं रहे हैं सर, आप पहुंचिए तो पहुंचिए। नहीं, मैं आ रहा हूं, बिल्कुल वहीं पे आ रहा हूं। मैं वहीं पे आ रहा हूं। कभी कभी किसी की नीयत के ऊपर आपको जरूरत से ज्यादा भरोसा होता है, लेकिन आपकी जो आकलन होता है वो गलत होता है। और मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरा आकलन शायद गलत था, क्योंकि मैं सोचता था कि बीजेपी में इनका जाना कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जितने एग्रेसिव अंदाज से बीजेपी से आप ही के और हमारे समान जितने चैनल्स पर बैठ करके लड़ती थी, तो मुझे आज समझ में नहीं आता कि वो कैसे बीजेपी में जा सकती है और कैसी बात कर रही है। जहां तक मैं बता देता उन्होंने मैडम का नाम लिया, सोनिया जी का, मेरा यह सवाल है कि अगर उन्हें मैडम की क़यादत पर बहुत ज्यादा अच्छा भरोसा और हमें सबको ही है, तो अभी तो पार्टी की प्रेसिडेंट है और राहुल जी वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या कभी उन्होंने मैडम से ये बात कही? क्या उन्होंने, उनकी हिम्मत है कि टेलीविजन चैनल पर आकर कहें कि उन्होंने कभी ये मीम अफजल साहब, मैं समझता हूं उन्होंने कभी एक सेकंड मुझे लगता है कुछ चीजें अब कहनी जरूरी हो गई। बिल्कुल सही है कि वो कैंट की सीट के लिए, कैंट की सीट के लिए, जी कैंट की सीट के लिए अपॉर्चुनिस्टिक है, इसलिए उन्हें वहां पे दिख रहा है कि फायदा होगा इसलिए। लेकिन इन सब के बीच जो उन्होंने इल्जाम लगाए हैं वो लगता है आप लोगों ने समझे ही नहीं है। वो कह रही है कि आपने पार्टी पीके को लेट आउट कर दिया है। पार्टी हैज बीन लेट आउट टू पीके, यानी प्रशांत किशोर फैसले ले रहे हैं, और प्रशांत किशोर फैसले ले रहे हैं राहुल गांधी के साथ ले रहे हैं। राहुल गांधी फैसले ले रहे हैं तो सोनिया गांधी का हाथ है। अब ये किसको नहीं समझ में आ रहा है कि जाके बेटे की शिकायत मां से करे कि भैया आपके तो बेटे ही हमारी बात नहीं मान रहे, हमारी इज्जत नहीं दे रहे। देखिए आप किस बात दुनिया की बात कर रहे हैं सर? जहां तक प्रशांत जी आपने जो प्रशांत किशोर साहब की बात कही, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, हम भी पार्टी में हैं और पुराना यानी 25-30 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूं मैं, और मैं पार्टी के अंदर हमेशा एक डिवोशन के साथ काम करता हूं। मैं समझता हूं कि अगर प्रशांत किशोर को लेकर उन्होंने सवाल करना था तो ये सवाल तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। उसका सवाल तो उन्होंने कभी उठाया ही नहीं। आज अचानक ये सब बातें उनको याद आ रही है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पे बोल रही है। ठीक है श्रीकांत जी, इसका जल्दी से जवाब दीजिए। सुधींद्र जी उससे पहले कुछ बोलना चाह रहे थे। सुधींद्र जी, जवाब नहीं मिल रहा। सुधींद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होने वाला है इससे? ठीक है, फायदे पर पूछेंगे उनसे। सुधींद्र जी एक ही बार जवाब दीजिएगा श्रीकांत जी। सुधींद्र जी देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, श्रीकांत जी कह रहे थे कि बहुत मिसगवर्नेंस रहा है। ये अपने मिसगवर्नेंस को देख नहीं रहे हैं। इन्होंने किसानों को वादा किया, पूरा नहीं किया। इन्होंने बेरोजगार नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, पूरा नहीं किया। इन्होंने काले धन का वादा किया, पूरा। इन्होंने तो जितनी वादा खिलाफी भारतीय जनता पार्टी ने की है शायद इतिहास में किसी ने ना की हो। और मैं एक चीज और ये कह दूं, 2017 का है, 2017 केसरीनाथ स्पीकर थे और उस समय उन्होंने तोड़ा, और इन्होंने हमारी पार्टी को उस समय भी तोड़ने की कोशिश की और भविष्य में भी तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, इनका हश्र वही होगा जो हाल कृष्णा तीरथ का हुआ, इनका भी वही हाल होगा जो दिल्ली में बीजेपी का हुआ, इनका वही हाल होगा जो उनका बिहार के अंदर हुआ। बचाएंगे उनके साथ सपा के गुंडे उनके साथ कुछ भी कर सकते थे। हमने तो बहन जी को बचाने का काम किया। आप अपनी औकात उसका धन्यवाद तो कर दो, आप अपनी उसका धन्यवाद करो, हैसियत नहीं है। उसका धन्यवाद करो, धन्यवाद करो।
धन्यवाद करो आप। कोई हैसियत, अरे अब मीर जाफर की बात कर रहे थे, जयचंदों की बात कर रहे थे, आपसे बड़ा मीर जाफर और जयचंद आपकी पार्टी के जो लोग हैं उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। हमने बहन जी को बचाने का काम किया, उसका धन्यवाद कर दो, इतना ही अपेक्षा, धन्यवाद कर दो बस। तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप, संविधान धन्यवाद कर दो। हमने बहन मायावती जी को गेस्ट हाउस कांड में बचाया कि नहीं बचाया? किसान, नौजवान, गरीब, अरे छोड़िए, आप खुद अपनी जान बचाइए। इमरजेंसी में भागे साथ अपनी बात रखिए ना भदौरिया साहब। आपके नेता तर्कों के साथ अपनी बात रखिए। आप तो एकदम हाइपर हो जाते हैं, एकदम चिल्लाना शुरू कर देते हैं। नेताओं को उस तरह से चर्चा थोड़ी होती है इमरजेंसी में। अरे आपको हमने बहुत देखा, आपके तेवर को खूब जानते हैं। अरे भदौरिया साहब, थोड़ा सा भदौरिया साहब, तो क्या करोगे आप? तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते चारी अहंकार है आपका, वो ले डूबा आपको प्रयोग कर रहे हैं, वो ले डूबा आपकी कमी है, भाषा का ये प्रयोग वक्त की कमी है। मुझे सबसे रिएक्शन लेना है। भदौरिया साहब, आपने अपनी बात कह दी, मैं तो बहन जी की भाषा बोल रहा हूं, बहन जी यही कहती है। और कुछ इस अंदाज में कही जैसे बीएसपी में तो किसी दूसरी पार्टी का कोई शामिल ही नहीं आज तक हुआ है। फिर भी आगे ले चलते हैं बहस को। नावेद सिद्दीकी साहब, अपनी बात जल्दी से कहें, फिर श्रीकांत जी आपको सबका जवाब देना है, जल्दी से। अंजना जी देखिए, ऐसा है, बहुत जल्दी मैं अपनी बात कहूंगा कि आपने देखा होगा जो कटी पतंगे होती हैं, जो पतंग किसी काम की नहीं होती, तो बच्चे हाथ में एक डोर लेके दौड़ते हैं और उस डोर में एक सिरे पे ईंटा बांध लेते हैं, जिसको लंगड़ कहा जाता है यहाँ की जुबान में, और दौड़ते हैं, फिर उसको मारते हैं और कटी हुई पतंग लूटते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की हालत उन्हीं बच्चों की तरह है जो कटी हुई पतंगे लूट रहे हैं, लेकिन इन पतंगों से इनका फायदा नहीं होना। श्रीकांत जी, 2 लाइन। इनके दूसरों की पतंगे जवाब, अहंकार का जवाब प्रदेश की जनता देने वाली है, क्योंकि सपा का बसपा का जहाज डूब चुका है, इसलिए इस तरह की बौखलाहट में बयानबाजी हमारे मित्र कर रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बागी भरोसे बीजेपी और बागी मोदी भरोसे, कैसा और क्यों, सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने जो अहद उठाया है आतंकवाद से लड़ने के लिए, और जो पाकिस्तान की जो मंसूबे हैं उनको परास्त करने के लिए, इस समय नाजुक दौर से हमारा देश निकल रहा है। हमारा ये लड़ाई और ये संघर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं जहां मोदी सरकार की प्रशंसक हूँ इस मामले में, वही सेना हमारी सक्षम है, ये बात जरूरी है, लेकिन सेना को सरकार का समर्थन चाहिए, देश का समर्थन चाहिए, विवाद नहीं चाहिए। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देखते रहिए आज तक।